welcome to weekly important bulletin by Aspire and Dream Civil Services. This is the new initiative from our channel. इस important न्यूज बुलेटिन में हम एक हफ्ते की सारी important न्यूज को कवर करेंगे और जो आपके पीटी मेंस एज वेल एज इंटरव्यू एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और ये इम्पोर्टेंट बुलेटिन आपको सभी करंट अफेयर्स में हेल्प करेगी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। So before starting today's video, let's have a look on today's bulletin headline. This headline है pig heart transplanted into a human. It is a historic first time. NEET PG EWS quota related headline is there in the news. Third one is the Turkmenistan issue is going on. What is the Turkmenistan issue and what is the go to hell there? Next one is the Kazakhstan issue. Why there is a violence in the Kazakhstan? अगली हेडलाइन है पेरे ओलिवर ग्यूरिचिस इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF। वन इज नेशनल यूथ डे 2022 कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या है? पीएम मोदी सिक्योरिटी ब्रीच, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू कैन राइट इन द एग्जाम रिलेटेड विद दिस न्यूज? व्हाट इज हैपेंड इन द 5 point security reasons related with the PM Modi security breach? Next is related with the Delta Cron, which is saying it is a new COVID strain or not. Next is why Veer Bal Divas is celebrated and what is the detail of Veer Bal Divas. Bulletin first topic is the USA doctors transplant full and live pig heart into the human patient. तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन में इस टाइम की सबसे पहली रिसर्च की गई है। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ह्यूमन के अंदर एक पिग का हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ हो। तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पीटी में आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं, वो सब हम कवर करेंगे। देखते हैं ये न्यूज किस लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो ट्रांसप्लांट हुआ है इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, जो का हार्ट है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके ट्रांसप्लांट किया गया है 57 ईयर ओल्ड पेशेंट के अंदर, जिसका नाम है डेविड बेनेट और ये मैरीलैंड के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि पहले भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, बट पूरा जो हार्ट है उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया है, बट कुछ पिग के ऑर्गन्स और सेल हैं उनको नोटेबली हार्ट वोवल स्किन को यूज किया गया था ट्रांसप्लांटेशन के लिए ह्यूमंस के अंदर। बट ये फर्स्ट टाइम ये फुल पोरिसिन हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है ह्यूमन के अंदर। इस प्रोसेस को जीरो ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। तो पहले भी हिस्ट्री में किडनी, लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्रॉम नॉन ह्यूमन प्राइमेट से ह्यूमन के अंदर 1970s में ऐसा हुआ था, बट ये ऑर्गन से रिजेक्शन हो गया था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 1984 में भी एक ह्यूमन इन्फेंट थे जिसने रिसीव किया था हार्ट फ्रॉम अ बैबून और वो जो है डाइड हो गई थी आफ्टर 21 डेज के बाद वो मर गई थी आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सक्सेसफुली एक ह्यूमन के अंदर नॉन ह्यूमन प्राइमेट का हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है। न्यू ट्रांसप्लांट माना जा रहा है बिकॉज इसमें जो डोनर पिग है उसकी जीन एडिटिंग की गई है, जो उसके स्पेसिफिक टाइप ऑफ शुगर है उसको रिमूव करके फ्रॉम इट्स सेल। और ऐसा क्यों है कि पिग वॉल्व फॉर हार्ट को ही चूज किया गया है ह्यूमन के अंदर? बिकॉज जो पिग की वॉल्व होती है हार्ट की, ये एक ब्लड फ्लो करती है राइट डायरेक्शन में थ्रू द हार्ट एंड समटाइम दे फेल टू डू देयर जॉब एंड विच इज लीडिंग टू द हार्ट वॉल्व डिजीज। तो सर्जन ने ये जो डैमेज वॉल्व है इसको रिप्लेस करके सक्सेसफुली इस सर्जरी को जो है एक ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट किया और ये सर्जरी सक्सेसफुल भी हो गई है। डिटेल में देखते हैं कि जीनो ट्रांसप्लांट क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी एनिमल के ऑर्गन को ह्यूमन के अंदर, तो उस प्रोसेस को जीनो ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, ये जीन एडिटिंग का एक मेथड है जिसमें नॉकआउट किया जाता है 3 जीन्स को फ्रॉम द डोनर पिग के जीनोम से, जो एक्टिवेट करते हैं रैपिड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ह्यूमन रेसिपिएंट के अंदर। An important fact you can write in the examining, जो पिग्स होते हैं these are suitable heart donors होते हैं क्योंकि इनका जो हार्ट होता है वो रफली सेम साइज का होता है, शेप का होता है एज द ह्यूमन हार्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक इज रिलेटेड विद द नीट पीजी काउंसलिंग। तो नीट पीजी काउंसलिंग जो है वो न्यूज में किस लिए बना हुआ है और न्यूज से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स को पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए याद रख सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस टॉपिक।
Supreme Court pronounced its order regarding national eligibility cum entrance test जिसको नीट कहा जाता है. It is for the PG counseling and it allowing it to proceed. तो आगे इस ऑर्डर को प्रोसीड किया जाएगा. तो इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है वो देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये प्ली है इट इज रिलेटिंग टू द नीट पीजी एडमिशन जिसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा फॉर ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स के अंदर इन द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो, जहां पर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है विच वाज चैलेंज बाय था. और इस केस को किसने चैलेंज किया था? नील एरिनलो न्यूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने. तो जो ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, इट इज प्रोनाउंस्ड बाय द बेंच ऑफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड AS बोपन्ना. ये पीटी के लिए आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है. और जो ये बेंच है इन्होंने इस केस को हियर किया है और इसमें ऑर्डर जो है वो क्या क्या बताया गया है. इट इज इनटू द अकाउंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड नीट काउंसलिंग जो अभी जल्दी शुरू होगा इन द व्यू ऑफ द सेम केस. केस में सेंटर ने ये एफिडेविट फाइल किया था जनवरी 1 को कि ये डिसाइड किया जाएगा कि एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया जो है 8 लाख एनुअल इनकम लिमिट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ EWS रिजर्वेशन के लिए जो है वो एडमिशन के लिए लागू होगा कि नहीं होगा. तो इससे रिलेटेड जो है वो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे जल्द इस पे सुनवाई की जाए. तो एपेक्स कोर्ट ने अपहेल्ड किया जो प्रीवियस क्राइटेरिया था 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी के लिए और 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर ऑल मेडिकल कोर्सेज जो हैं स्टेट लेवल के भी फॉर द 2021-22 के लिए. तो इसमें कोर्ट ने मेंटेन किया है सेम क्राइटेरिया ऑफ 8 लाख एनुअल इनकम फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी फॉर दिस एकेडमिक ईयर. द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड विद दिस EWS कोटा. तो जो अर्लियर नोटिफिकेशन था उसी की क्राइटेरिया के बेसिस पे काउंसलिंग होगी फॉर द नीट PG 2021 के लिए जो अपीयर किए गए थे और नीट अंडर ग्रेजुएट 2021 एग्जामिनेशन के लिए फॉर एंड विच इज सेम फॉर द EWS एंड OBC कैटेगरी. तो जो ये वैलिडिटी ऑफ क्राइटेरिया है इसको किसने डिटरमिन किया था? ये कमेटी का नाम आपको पीटी के लिए याद रखना है और इसको मेंस में भी पूछ सकते हैं. तो इस कमेटी का नाम है पांडे कमेटी विच इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द EWS. कमेटी ने जो एक्सपर्ट पांडे कमेटी ने जो भी इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी थी वो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया है एंड इट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पेटिशन. और सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था सेंटर की तरफ से. उन्होंने भी ये कहा कि जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं EWS कोटा के लिए एज पर द एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड इसके अकॉर्डिंगली सीट्स जो हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐड की जाएंगी और इंक्रीज भी की जाएंगी और EWS के लिए कोटा से रिलेटेड और ज्यादा सीट्स पे स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जाएगा. What is OBC कोटा वर्डिक्ट रिलेटेड विद दिस इशू? तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्री एग्जिस्टिंग 27% रिजर्वेशन दिया जाता है OBC को इट इज आल्सो अपहेल्ड एंड सेटल विद नो फर्दर हियरिंग लिस्टिंग ऑन द मैटर. तो सेम जो एग्जिस्टिंग 27% था OBC के लिए वही रहेगा काउंसलिंग के लिए. और जो बेंच है उनका जो इंटरिम ऑर्डर था विच इज रिलेटेड विद द OBC रिजर्वेशन वो भी वैलिडेट कर दिया गया, वो भी सेम रहेगा. और बोथ नीट पोस्ट ग्रेजुएट एंड नीट अंडर ग्रेजुएट. Have a look what are the suggestions given by the Pandey committee. This is very important for the mains exam. तो पांडे कमेटी जो है इट इज कंप्राइजिंग ऑफ द इसमें फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे अजय भूषण पांडे जिनका नाम है एंड ही और उनके साथ साथ ICSSR के मेंबर सेक्रेटरी थे VK मल्होत्रा और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जो है सेंटर के लिए मिस्टर संजीव सान्याल. तो ये जो है 3 मेंबर्स इस कमेटी में थे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ने जब क्वेश्चन किया था सेंटर को ऑन द वैलिडिटी ऑफ द EWS कोटा. पर द कमेटी सजेशन कमेटी ने ये कहा है कि जो एनुअल इनकम जिन फैमिली की अप टू 8 लाख है वही एलिजिबल है फॉर द बेनिफिट ऑफ द EWS रिजर्वेशन. तो करंट जो ग्रोस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट है EWS की वो 8 लाख या लेस है. इट में बी रिटेन सेम फॉर द कोटा. रिलेटेड पैनल ने ये भी कहा है कि जो OBC क्रीमी लेयर के केस को डिसाइड करने के लिए जो इनकम फ्रॉम सैलरी एग्रीकल्चर या ट्रेडिशनल जो आर्टिसनल प्रोफेशनल होते हैं उसको एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द कंसिडरेशन
जबकि जो 8 लाख वाला क्राइटेरिया है EWS के लिए, उसमें इन सब सोर्सेज को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग फार्मिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुर्कमेनिस्तान इशू। तो तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑर्डर किया है कि वहाँ का जो गेटवे ऑफ टू हेल है उसको क्लोज कर दिया जाए। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। तो देखते हैं पूरा डिटेल में कि ऐसा ऑर्डर उन्होंने क्यों दिया है और ऐसा क्या हुआ है तुर्कमेनिस्तान में। पहले आपको पीटी के लिए तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, गुरबैंगुल बैडी मुखवेदोव। तो ये आपसे पीटी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब मेंस के लिए और पीटी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द गेटवे टू हेल। तो गेटवे टू हेल एक दरवाजा गैस क्रेटर है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द डोर टू हेल भी कहते हैं इसको, और गेट्स टू हेल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड नियर द दरवाजा ऑफ तुर्कमेनिस्तान। और ये यूज किया जाता है नेचुरल गैस फील्ड के लिए, विच देन कोलैप्स्ड इनटू अ केव में जो कोलैप्स हो गई थी और ये क्रेटर बन गया। लेट्स सी व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन द नेचुरल गैस फील्ड, और ये बर्न क्यों हो रही है इतनी डिकेड से। इट इज अबाउट द केव्ड इन नेचुरल गैस फील्ड। तो नेचुरल गैस फील्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये पीटी एग्जाम में पूछ सकते हैं, यूपीएससी में भी एज वेल एज स्टेट पीसीएस में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्रेटर कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये काराकुम डेजर्ट के अंदर सिचुएटेड है तुर्कमेनिस्तान में। तो जो ये रीजन है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड। एंड जो ये क्रेटर है इसका जो इट्सेल्फ डायमीटर है, इट इज अबाउट 70 मीटर्स लॉन्ग है, और इसकी डेप्थ जो है वो 30 मीटर है। और इस क्रेटर ने टोटल एरिया कितना कवर किया है? अराउंड 5350 मीटर स्क्वायर्स में। तो इसलिए इट इज डब्ड एज, और इट इज नोन एज अ डोर टू हेल बाय द तुर्कमेनीज, बिकॉज यहाँ पर एक मासिव फायर जलती रहती है और ऑरेंज फ्लेम्स निकलती रहती हैं विच कवर इट्स सरफेस। हैव अ लुक व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ तुर्कमेनिस्तान दरवाजा गैस क्रिएटर। तो इसकी हिस्ट्री को हम डिटेल में देखते हैं, या पीटी मेंस इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस गैस क्रिएटर। तो ये वाइडली बिलीव किया जाता है कि बहुत सारे ड्रिलिंग ऑपरेशन किए गए थे सोवियत इंजीनियर्स के द्वारा, और विच इज कॉज इट टू फॉर्म दिस क्रिएटर, जिसकी वजह से ये क्रिएटर बना था। एज पर द सोवियत इंजीनियर्स ने ये डिस्कवर की थी साइट 1971 में, एंड इट इज बिलीव टू हैव एन ऑयल फील्ड फ्रॉम दैट टाइम पीरियड। इंजीनियर्स ने इस साइट को ड्रिल किस लिए किया था कि कितना अमाउंट ऑफ ऑयल यहाँ पर है, ये एसेस करने के लिए एट प्रेजेंट साइट के अंदर। तो सर्वे के द्वारा ये बताया जाता है कि जो नेचुरल गैस फील्ड है, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ द सर्वे, जो ड्रिलिंग रिग है एज वेल एज जो कैंप केव है, इट फॉर्मिंग द क्रेटर देयर। तो कुछ लोकल जियोलॉजिस्ट थे जो वहाँ के, उन्होंने भी ये माना था कि जो क्रेटर है इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड देयर आफ्टर द कोलैप्स हो गया था 1960s में, और जो फायर है वो ब्रेक आउट हुई थी विच इज एग्जिस्टेंस अंटिल द 1980s। Important is why is gateway to hell closed by the president of Turkmenistan। तो बहुत साल पहले जो तुर्कन गवर्नमेंट थी, they were trying to promote the gateway to hell as a tourism spot, उसको बनाना चाह रहे थे, बट जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसके क्लोजर को ऑर्डर दे दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पर बर्निंग ऑफ गैस पिट हैपन हुआ है, एंड इट डज नॉट एग्जैक्टली अनफाउंडेड दैट टाइम। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं उन्होंने भी एडमायर किया है। जो क्रेटर जो है, इट हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड कि ये कंट्री जो है इट इज कंटिन्यू टू बी अ वेस्ट ऑफ नेचुरल गैस टू कीप द क्रिएटर बर्निंग। तो यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल गैस की वेस्टेज हो रही है इस क्रिएटर को बर्न करने में, तो इसलिए इसको क्लोज किया जाए। तो फर्स्ट रीजन ऑफ कंसर्न ये है कि ये इन्वायरमेंट पे एज वेल एज जो वहाँ के लोग हैं उनकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगी, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। और दूसरा रीजन ये भी है कि बंद करने पर जो कंट्री में बहुत सारी नेचुरल गैस की वेस्टेज हो रही थी, विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस रिसोर्स इन कीपिंग दिस क्रेटर ऑफ बर्निंग। लेट्स हैव अ लुक ओवर द कजाकिस्तान इशू इन डिटेल। कजाकिस्तान इशू क्या है और वहाँ पर वॉयलेंस क्यों हुआ है, ये हम पूरी डिटेल में देखेंगे। देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट कजाकिस्तान में क्यों हुआ है और इतनी ज्यादा वॉयलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ पर क्यों हो रही है। ये जो वॉयलेंस है ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इंक्रीज इन द फ्यूल प्राइसेस इन द कजाकिस्तान, टू विच देयर इज अ डिसकंटेंट स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया कजाकिस्तान के अंदर।
साथ ही साथ देयर इज अ कंसर्न इन द रशिया आल्सो, रशिया भी वरी हो गया बिकॉज रशिया जो है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अलाई है कजाकिस्तान का। तो रशियन लेड अलायंस जो है उन्होंने ट्रूप्स भेजे कजाकिस्तान में, जिसको पीस कीपर्स कहा जाता है फॉर द कजाकिस्तान। जब प्रेसिडेंट ने हेल्प के लिए रशिया को कहा कि देयर इज अ मास प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर भी कर दिया वहां पर। और साथ ही साथ जो ये डिमोन्स्ट्रेशन है ये आपको याद रखना है कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ कजाकिस्तान में हो रहा है एंड इट इज द फर्स्ट टाइम कि जब फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है कंट्री के नूर सुल्तान नजरबे उन्होंने पावर दी थी किनको, कैसियम जोमरट टोकवे को 2019 में। प्रोटेस्ट इतने मास लेवल पे इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जो कजाक्स थे, बहुत सारे कजाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने अपनी कार्स को कन्वर्ट कर लिया था इनटू अ एलपीजी रन, बिकॉज एलपीजी जो है वो बहुत लो कॉस्ट का है, पर इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया विच इज ड्यू टू विच जो इसके एलपीजी के प्राइसेस है वो और डबल हो गए आफ्टर द फ्यूल प्राइसेस वर रेज्ड इन द कंट्री। तो इसलिए इतने मास लेवल पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया एंड दिस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक रीजन फॉर दिस प्रोटेस्ट। Let's see how this protest spread। तो ये प्रोटेस्ट फैला कैसे है कजाकिस्तान में। जो रशियन पैराट्रूप्स है कजाकिस्तान में ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट है या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। इसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस बढ़े थे जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को ये ऑर्डर दे दिया है कि शूट कर दें विदाउट एनी वार्निंग। सो कजाकिस्तान एक टाइटली कंट्रोल्ड कंट्री है विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो इसकी वजह से ज्यादा लोग जो है मास लेवल पे वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर की जाती है इन द ऑयल एंड द मेटल इंडस्ट्रीज। कजाकिस्तान एक बहुत ज्यादा लार्जेस्ट और वेल्थिएस्ट कंट्री है ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में से आफ्टर इट गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ है उसके बाद से जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उसमें से ये लार्जेस्ट और वेल्थिएस्ट कंट्री है। जो टेरिटरी है वो वेस्टर्न यूरोप के साइज के इक्वल है एंड इट आल्सो हैज अ कोलोसल रिजर्व ऑफ ऑयल भी है, यहाँ पर नेशनल रिजर्व भी है, यूरेनियम भी है और प्रीशियस मेटल्स भी हैं। उसके बाद भी यहाँ के फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दिया गया जिसकी वजह से वहाँ के रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया एज वेल एज पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गया जिस वजह से यहाँ पर वायलेंस हो रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज हु इज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। तो फ्रेंच बोर्न इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है पायरे ओलिवर गॉरिचस, ये नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं IMF के लिए। We can see some facts related with the new chief of IMF। गुरिचस जो है ही विल सक्सीड गीता गोपीनाथ को सक्सीड करेंगे। गीता गोपीनाथ जो है वो फर्स्ट वुमेन थी जो सर्व किया था जिन्होंने एज अ फंड चीफ इकोनॉमिस्ट। जो गोपीनाथ है शी विल टेक ओवर एज अ IMF फर्स्ट डिप्टी MD फ्रॉम 21 जनवरी से इनको फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाएगा IMF का। अकॉर्डिंग टू IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा, इनका नाम आपको याद रखना है, ये PT एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के। जो गॉर्चियस हैं ही हैज द आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है इन प्रैक्टिसिंग एंड टीचिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स विद द ग्लोबल इकोनॉमिक इशू। तो ये प्रेजेंटली फैकल्टी ऑफ डायरेक्टर हैं क्लाउजन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एट UC बर्कले में। ही इज आल्सो द प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के ये प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और रिसर्च फेलो भी है विद द CEPR ऑफ लंदन एंड इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर ऑफ लंदन। इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं नेशनल यूथ डे 2022 क्या है और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे फॉर द PT एज वेल एज फॉर द मेंस। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है PT के लिए नेशनल यूथ डे 2022 की थीम क्या है। तो थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। डिटेल में जानते हैं नेशनल यूथ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कब से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके बर्थडे को जो 12 जनवरी को होता है सेलिब्रेट किया गया था एज अ नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्ता है। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था एंड ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते थे और ये मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते थे फ्रॉम हिज अर्ली एज और इन्होंने ब्रह्मो समाज मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था।
की इम्पोर्टेंट फिलोसफीज के आपको नाम याद रखने हैं, वेदांता एंड द योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ही आल्सो स्टार्टेड रामाकृष्णा मठ एंड रामाकृष्णा मिशन, जो एक हिंदू रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द इंस्पायर्ड इंडियन सेंट रामाकृष्णा परमहंस, एंड इट इज फाउंडेड बाय द रामाकृष्णा चीफ डिसिपल स्वामी विवेकानंद ऑन 1 मई 1897 को। तो ये भी पीटी में पूछा जाता है। Important topic is why PM Modi's security breach, and it is very important for the mains point of view as well as PT point of view। तो ये जो conflict का टॉपिक है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये एग्जाम में आ सकता है। तो पीएम मोदी जी की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया है, एंड इट इज वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट टू कोऑपरेट कि ऐसा क्यों हुआ है और ये गलत क्यों हुआ है। तो ये जो कंफ्लिक्ट है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में है, विच इज नॉट एड्रेस द इशू ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम देखेंगे कि हाईएस्ट रैंक ऑफ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ ये क्या क्या रिएक्शंस रहे और ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो क्यों हुआ, एंड पार्टीशन पॉलिटिक्स जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस है हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का। तो ऐसा क्यों हुआ है, एंड देयर इज अ थ्रेट इन इंडिया डेमोक्रेसी टू ड्यू टू दिस सिक्योरिटी ब्रीच। और दिस इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि प्रोब की जाए इस इशू से रिलेटेड, और 5 मेंबर जुडिशियल कमेटी भी बनाई गई है लॉयर्स वॉइस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के से रिलेटेड। We can see what are the reasons behind the judicial probe order। तो इसमें मेन 5 reasons क्या हैं कि judicial probe order की गई है। सबसे मेजर रीजन ये है कि ये क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी लेफ्ट टू बी रिजोल्व, जिसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द डेमोक्रेटिक इशू ऑफ आवर कंट्री, एंड इट कैन बी रिजोल्व थ्रू वन साइडेड इंक्वायरी। तो इसके लिए कमेटी जो है वो बनानी जरूरी है, जुडिशियल प्रोब जो है इसलिए यहाँ पर जरूरी है। तो काउंसिल ऑफिसर अथॉरिटी जो है इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैब्स एंड इट शुड बी आइडेंटिफाइड एट द। इसलिए जरूरी है, अगर अभी यहाँ पर जुडिशियल प्रोब नहीं होगा तो आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए इसको रोकने के लिए ऐसा कोई लैब्स ना हो सिक्योरिटी में, तो ये जरूरी है। प्रोब ऑर्डर इसलिए की गई है। तो ये जुडिशली ट्रेंड इंडिपेंडेंट माइंड जो है और ड्यूली असिस्टेड ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है विद द सिक्योरिटी कंसिडरेशन, और इसमें एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट भी हैं हु हैज अ रिकॉर्ड अबाउट द इंसिडेंट। कमेटी बनाने का मेन पर्पस यही है कि वो सारे इश्यूज को देखेगी कि वहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी गए थे कि ऐसा क्यों हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुई, और ये सबमिट करेगी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इससे रिलेटेड। What will this committee examine? ये कमेटी क्या एग्जामिन करेगी? सबसे पहला ये एग्जामिन करेगी कि क्या कारण है, क्या कॉजेज है फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच फॉर दिस इंसिडेंट ऑन 5 जनवरी 2022, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस ब्रीच के लिए और किस हद तक वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड इट आल्सो टेक सम रेमेडियल मेजर्स भी लेगी कि कैसे इसको रोका जा सकता है, सेफगार्ड किया जा सकता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर आल्सो। तो कोई भी अगर सजेशन या रिकमेंडेशन है फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, तो उनके लिए भी ये कमेटी जो है वो एग्जामिन करेगी इस रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज डेल्टा क्रोन। तो डेल्टा क्रोन एक न्यू वायरस वेरिएंट है कि ये नहीं है, ये हम डिटेल में देखेंगे। फ्लूरोना के बाद फ्लूरोना क्या था, इट इज अ फ्लू कंडीशन थी और कोविड-19 की कंडीशन थी एक पर्सन के अंदर। आफ्टर फ्लूरोना देयर इज अ न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन विच इज कॉल्ड एज डेल्टा क्रोन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंड्यूस करता है डेल्टा को और ओमिक्रॉन को इन्फेक्शन को एक पर्सन के अंदर। डिटेल में देखते हैं कि क्या डेल्टा क्रोन सच में एक न्यू वेरिएंट है और ये कौन सी कंट्री में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया। तो पीटी में ये पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट कंट्री टू डिटेक्ट डेल्टा क्रोन इज सिप्रस, एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय द लियोन्डियोस कोस्टकिस, जो एक प्रोफेसर हैं बायोलॉजिकल साइंसेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिप्रस। तो जो ये न्यू स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, इसकी सिमिलैरिटी है विद द डेल्टा एज वेल एज ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के साथ, जिसके नाम पर इसका नाम डेल्टा क्रोन पड़ा है। एंड नथिंग रिगार्डिंग दिस हैज बीन कंफर्म सो फार। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा कोई डेल्टा क्रोन नाम का वेरिएंट है। करंटली जो इन्फेक्शन है दिस इज कोज बाय द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 एज पर द डिटेल्स गिवन बाय द हेल्थ एक्सपर्ट। इम्पोर्टेंट इज
PM declared December 26 to be observed as वीर बाल दिवस एनुअली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को डिक्लेयर किया है कि ये एज अ वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। तो ये डे जो है किस लिए इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आ सकता है, तो हम देखते हैं डिटेल में। द डे इज ट्रिब्यूट टू द करेज ऑफ 4 साहिबजादास। तो 4 सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनके लिए ये ट्रिब्यूट डेडिकेट किया गया है इस दिन पर, हु अटेन द मैरिटोम इन द 17th सेंचुरी। Now let's have a look over the history of this day। तो 26 दिसंबर को ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा? बिकॉज इस दिन जो साहिबजादा जोरावर सिंह जी थे और साहिबजादा फतेह सिंह जी थे, हु इज द यंगर पेयर ऑफ द साहिबजादा, दे अटेन द मैरिटोम। ये शहीद हुए थे आफ्टर बीइंग सील्ड अलाइव इन अ वॉल। तो इनको सील कर दिया गया था अलाइव इन द वॉल एट द एज ऑफ 6 and 9 years रिस्पेक्टिवली। तो जो साहिबजादा अजीत सिंह जी थे और साहिबजादा जुज्जर सिंह जी थे, इन्होंने अटेन किया था मैरिटोम ऑन 21 दिसंबर 1705 में, और ये फाइट कर रहे थे विद द एनिमीज इन द बैटल का नाम क्या था? चमकौर साहिब, एट द यंग एज ऑफ 18 साल और 14 ईयर्स। Everyone, this is all about today's weekly important bulletin. Hope so you all like this bulletin। तो इस बुलेटिन को आप सीरियसली देखिए और लीजिए, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे important points हैं और topics हैं जो आपको PT मेंस as well as इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। If you like this video और important bulletin, share with your friends and the groups also। So ज्यादा से ज्यादा एस्पायरेंट्स तक इसको पहुँचाइए so that उनको एक राइट गाइडेंस मिल सके और इनको इस वीडियो से एक इम्पोर्टेंट डाटा एग्जाम के लिए मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है फॉर PT मेंस एज वेल एज फॉर द इंटरव्यू। तो नेक्स्ट बुलेटिन में मिलते हैं न्यू टॉपिक्स और न्यूज के साथ जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन दिस पैंडेमिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।